तो मान लीजिए कि आपके सिटी में 10 लाख लोग रहते हैं और आप उस लोगों की जो एवरेज हाइट है उसको एस्टिमेट करना चाहते हो। अब जो पूरा का पूरा सिटी है वो आपके लिए पॉपुलेशन का काम करेगी एंड डेफिनेटली आप इतने ज्यादा रिसोर्सेज तो लगाओगे नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ हाइट को एस्टिमेट कर पाओ। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि आप एक सैंपल पिक करेंगे एंड उस सैंपल के स्टेटिस्टिक्स की मदद से आप पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट है उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एस्टिमेशन के बारे में ही इन डिटेल बात करने वाले हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है। सो एस्टिमेट दो तरह का होता है, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। सो बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी सीए आईबी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, बिकॉज एबीएम में मॉड्यूल ए में एस्टिमेशन का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको सीआईबी के 9 पेपर्स की कंप्लीट पीडीएफ्स मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर अभी के अभी व्हाट्सएप कर दो सीआईबी पीडीएफ लिख करके एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द वेबसाइट एज वेल एज थ्रू अवर एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। सो एस्टिमेशन जो होता है वो एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है कि आप पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हुए कि इसके साथ रिलेटेड जो डाटा है वो किस रेंज का हो सकता है। तो दो तरह के आपके पास एस्टिमेट होते हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट और दूसरा होता है इंटरवल एस्टिमेट। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉइंट एस्टिमेट, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि 10th में जो स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनके मार्क्स 95% आने वाले हैं और जब एक्चुअल में रिजल्ट आया तो नंबर वर 95.5% ओवर हियर। तो मेरा एस्टिमेट यहां पर सही होगा कि गलत होगा? ये यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि एस्टिमेट जो था वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर बेस्ड था। तो अगर आप पॉइंट एस्टिमेट को वर्थ इट बनाना चाहते हो तो आपको इसके साथ एक एस्टिमेट ऑफ द एरर को अकंपनी करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेरा पॉइंट एस्टिमेट 95% का है विद 1% ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द एरर, यानी कि 1% ऊपर नीचे वैल्यू यहां पर हो सकती है, प्लस माइनस 1% हो सकती है, तो एक ज्यादा अच्छी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी एंड ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट होगा वो इसी एस्टिमेट की वैल्यू के अंदर फॉल कर सकता है। सो पॉइंट एस्टिमेट इस केस में ज्यादा यूजफुल होने वाला है जब आप एस्टिमेट ऑफ एरर का इस्तेमाल करने वाले हो। सेकेंड टाइप ऑफ जो एस्टिमेट है दैट्स अ इंटरवल एस्टिमेट। मान लीजिए कि मैं यहां पर कहूं कि जो एस्टिमेट की वैल्यू होगी वो एक रेंज के बीच में होगी, यानी कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो 92% से लेकर के 95% के बीच में वेरी करेंगे। तो यहां पर मेरे पास एक लिमिट बन गई है, एक इंटरवल बन गया है जिसमें यहां पर एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। लोअर लिमिट है 92% की, अपर लिमिट है 95% की, एंड आई कैन गिव अ बेटर जजमेंट अबाउट द पॉपुलेशन रिजल्ट्स ओवर देयर। तो एक इंटरवल एस्टिमेट जहां पर रेंज को कंसीडर करता है, वहीं पर पॉइंट एस्टिमेट सिंगल वैल्यू को कंसीडर करता है एंड इसमें पॉसिबिलिटी पड़ती है कि आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इसी रेंज में फॉल करती होगी। अभी हम बात करने वाले हैं एस्टिमेटर के बारे में। एस्टिमेटर बेसिकली एक स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट एक आपके सैंपल का जिसको आप एस्टिमेट करने वाले हो। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर एक सिंपल फैक्ट को समझिएगा, पॉपुलेशन में आपके पास जो चीजें होती हैं वो होती हैं पैरामीटर्स। जैसे मान लो कि पॉपुलेशन का मीन कितना है एंड ऑल द थिंग्स, एंड अगर मैं सैंपल से रिलेटेड की बात करूं तो उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक कहते हैं, यानी कि सैंपल से रिलेटेड डाटा हो गया। तो अगर मैं मीन की बात करूं तो सैंपल के केस में उसे हम डेजिग्नेट करते हैं, डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ, और पॉपुलेशन के केस में उसको कहते हैं म्यू के साथ। तो अगर मैं यहां पर एक्स बार को कंसीडर करता हूं कि मेरा पॉपुलेशन का मीन कितना है, तो वो पर्टिकुलरली यहां पर म्यू जो है दैट्स अ पैरामीटर, जो एक्स बार है वो यहां पर स्टैटिस्टिक है। तो एक सिंपल स्टैटिस्टिक जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी अ एस्टिमेटर, उसी को हम एस्टिमेटर कहते हैं। एंड पर्टिकुलर जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि सैंपल मीन का जो इस्तेमाल है वो यहां पर पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट करने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह से जो सैंपल की प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है व्हेन यू आर नोइंग अबाउट दैट 92% आर दिस एंड 8% आर दिस, तो वो प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जहां पर आपके पास परसेंटेज में डाटा होता है तो वहां पर प्रोपोर्शन होता है। जैसे कि इन केस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज डिनोटेड बाय पी बार एंड इन केस ऑफ
population, it is denoted by P. तो P bar can also be used as an estimator for the population proportion over there, right? That's the main thing related it. So simply we can say कि हम estimate कर सकते हैं specific value को in the statistic over there, and जिस value को use करते हुए हम estimate कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, we say it to be an estimator over there. अब एस्टिमेटर के लिए कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स चूज किए गए हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दोस करेक्टरिस्टिक्स। तो पहला करेक्टरिस्टिक है कि अनबायसनेस होनी चाहिए, जैसे कि इन केस ऑफ द सीएलटी यानी कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है उसके केस में, या फिर जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इन सिनेरियोज में जो पॉपुलेशन का मीन होता है दैट इज म्यू इज इक्वल टू एक्स बार ओवर, दिस इज बेसिकली प्रूवन एंड फर्दर दिस इज अ लॉजिक, राइट? हम इसके बारे में फर्दर बात भी करेंगे, राइट? उसी तरह से जैसे हम मीन की वैल्यू को बिल्कुल इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, हम एक स्टैटिस्टिक को एक बेटर एस्टिमेटर सिलेक्ट करेंगे अगर आपके स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर की वैल्यू आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही कम ज्यादा होती है, यानी कि पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपके एस्टिमेटर की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर पॉपुलेशन के पैरामीटर की वैल्यू कम हो रही है तो आपके एस्टिमेटर की वैल्यू भी कम होगी। सो वी कैन से इट कैन बी अनबायस्ड इन दैट मैनर। फिर बात आती है एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर जो है स्टैटिस्टिक का, वो यहां पर कम से कम होना चाहिए। लेट्स टेक द केस कि आपके पास एक स्टैटिस्टिक है सिग्मा, दैट इज अ स्टैंडर्ड डिवीजन, एंड फर्दर आपके पास पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है दैट्स एस ओवर दिया। अब सिग्मा की जो वैल्यू है वो एस से कितना वेरी करती है, लेट्स से एस की जो वैल्यू थी वो थी 68.3 एंड आपके सिग्मा की जो वैल्यू है दैट इज 65.4, राइट? तो ये वैल्यू से कितना वेरी करती है, यानी कि बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर कितना है। अब ये साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर जितना ज्यादा होगा एफिशिएंसी उतनी कम होगी, यानी कि आपका एरर परसेंटेज साइज कम होना चाहिए, राइट? उसके बाद बात आती है कंसिस्टेंसी के बारे में, यानी कि अगर मैं सैंपल साइज पहले ले रहा हूं 100, तो मेरा स्टैंडर्ड एरर जो है लेट से वो था 2%, जब मैंने यहां पर इसका साइज इंक्रीज कर दिया अप टू 1000, तो मेरा यहां पर स्टैंडर्ड एरर कम होकर के आ गया 0.7%। एंड जैसे जैसे मैं सैंपल का साइज इंक्रीज करता जाऊंगा ये स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है वो और ज्यादा कम होती जाएगी। दैट्स एक्चुअली द कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका सैंपल जैसे बड़ा होता जाएगा इट विल बी कमिंग एज मच इक्वल टू दैट ऑफ द पॉपुलेशन ओवर देयर, राइट? सो दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू सफिशिएंसी, यानी कि आप सारी की सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन जो भी लेना चाहते हो वो आप इस एस्टिमेटर से ले पाओ, दैट्स द सफिशिएंसी ओवर देयर। तो ये पॉइंट समझने यहां पर जरूरी है फॉर अ क्राइटेरिया बीइंग अ गुड एस्टिमेटर ओवर देयर, राइट? अब यहां पर एक एग्जांपल दी गई है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहेंगे पॉइंट एस्टिमेटेड से रिलेटेड वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इंटरवल एस्टिमेट के बेस पर आएंगे जिनके बारे में हम फर्दर बात भी करेंगे। तो यहां पर आपको सैंपल डाटा गिवन है, यू आर प्रोवाइडेड विद द वैल्यूज ऑफ लेट्स से x1 x2 x3 एंड अप टू यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ x16 ओवर हियर, यानी कि टोटल 16 टर्म्स आपके पास, राइट? सो वी कैन बी सेइंग इट इज xi टर्म्स विच जो कि आपको यहां पर दी गई हैं, एंड इनका अगर मीन आपने कैलकुलेट करना, क्योंकि ये सैंपल डाटा है तो जो मीन होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x बार, एंड x बार विल बी इक्वल टू 97 प्लस 99 प्लस 101 एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसको आप ऐड करते रहेंगे एंड तक, एंड प्लस 104 लास्ट टर्म एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज इक्वल टू 16 ओवर हियर, जो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है 101.0625। एंड यहां पर आपने कैलकुलेट करना है क्या, पॉइंट एस्टिमेशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर दिया। देखो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना जरूरी है। सबसे पहले में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है दैट इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है? एंड इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है दैट्स एक्चुअली इक्वल टू x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड सो ऑन and divided by the total number of terms in the sample over there. Okay, so that's actually equal to variance, ये variance का फॉर्मूला है। इसको अगर हम अंडर रूट कर देंगे सारे को तो ये बन जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। सो इसी को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव बेसिकली फॉर्म्ड दिस पर्टिकुलर टेबल, जिसमें हमारे पास जो ये टर्म्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग एक्स आई, एंड ये जो टर्म्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्स स्क्वायर। मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं, दिस इज एक्स स्क्वायर, एंड ये जो टर्म है दिस इज एक्चुअली योर एक्स बार जो हमने मीन कैलकुलेट किया था, and this particular term is x bar minus xi minus x bar. So this is xi minus x bar and this is xi minus x bar square, right? And further
इन सभी टर्म्स का हमने सम जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है एंड फर्दर वी जस्ट कैलकुलेटेड द वेरिएंस आउट ऑफ इट। लेकिन जब भी आप पॉइंट एस्टिमेट की बात करते हैं, व्हेन सो एवर वी आर गोइंग फॉर द पॉइंट एस्टिमेट, तो वहां पर बायसनेस जो होती है वो इंक्लूड रहती है। देखो अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, यही जो फॉर्मूला यहां पर बताया गया यही फॉर्मूला होता है। आपके पास डिनोमिनेटर में स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द जो आपके पास सैंपल है वो यहां पर आता है। लेकिन क्योंकि इस केस में पॉइंट एस्टिमेट के केस में बायसनेस यहां पर होती है, तो आप डिनोमिनेटर की टर्म को रिप्लेस कर देते हो n-1 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका n-1। ठीक है, तो यहां पर जो s स्क्वायर है दैट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वेरिएंस, ये यहां पर वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके थ्रू आप स्टैंडर्ड डेविएशन को एंड वेरिएंस को कैलकुलेट इजीली कर पाओगे। तो सिंपल बात को ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ द पॉइंट एस्टिमेशन आपके पास डिनोमिनेटर में n-1 आएगा, बिकॉज वहां पर बायसनेस आपके पास शामिल होती है। राइट, अभी हम बात करने वाले हैं पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ओवर देयर। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन के केस में भी आप पॉइंट एस्टिमेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोपोर्शन जो होता है इन केस ऑफ द सैंपल, उसको आप डिनोट करते हो पी बार के साथ, एंड इन केस ऑफ द पर्टिकुलर पॉपुलेशन आप उसको डिनोट करते हो पी के साथ। राइट, तो आप उसके थ्रू भी इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हो, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू इंटरवल एस्टिमेट, एंड इट्स इसके साथ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। राइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो इट सेज कि आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर है मीन का, वो आपके पास गिवन है population that sigma x bar is equal to sigma divided by under root of n। तो this is actually something जो हमने बात की थी एज पर द CLT यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से हमने बात की थी कि सिग्मा एक्स बार यानी कि स्टैंडर्ड एरर जो रहता है मीन का यानी कि सैंपल का इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ n। राइट, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टर्म एप्लीकेबल रहती है या फिर जहां पर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। सो इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफाइनाइट पॉपुलेशन, सो चाहे हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन की बात करते हैं या फिर जो नंबर ऑफ टर्म्स इन सैंपल इफ दोज आर ग्रेटर देन 30, तो आपके पास ये टर्म जो होती है वो यहां पर बिल्कुल सही रहती है। एंड आल्सो एज आई टोल्ड यू म्यू इज इक्वल टू एक्स बार यानी कि पॉपुलेशन का मीन आपका सैंपल के मीन के इक्विवेलेंट रहता है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है या फिर n इज ग्रेटर देन 30 है। राइट, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है व्हेन योर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन। राइट, तो ये आपका मीन वैल्यू है, एंड इफ इट इज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, तो पर्टिकुलरली क्या रहेगा, इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उसके केस में ये वाला जो फॉर्मूला है वो ट्रू रहता है। ओके, जब भी हम इंटरवल एस्टिमेट की बात करते हैं ना, देखो तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक रेंज फाइंड आउट करनी पड़ती है कि इस रेंज के बीच में जो हमारी वैल्यूज होंगी वो यहां पर फॉल करेंगी। जैसे लेट्स से वी फाइंड द वैल्यूज लाइक कि 95 आपने वैल्यू की है, एंड यू से यहां पर प्लस माइनस जो आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया दैट वाज 5। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर आपने 5 कैलकुलेट किया था, तो आपकी रेंज क्या बनेगी, इंटरवल क्या बनेगा आपका, दैट विल बी 95 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 90 एंड 95 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 100। यानी कि मेरा जो रेंज इंटरवल बन गया वो बन गया है 90 टू 100 का बन गया है। ठीक है, अब आपको इसके साथ वैल्यूज एस्टिमेट करनी पड़ती है, यू हैव टू बेसिकली एसोसिएट द वैल्यूज अलोंग विद इट। अब वैल्यूज क्यों करनी पड़ेंगी, अब कुछ इस तरह से सोचो कि अगर मेरा स्टैंडर्ड एरर 5 है तो कुछ इस तरह से वैल्यूज कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से मैं यहां पर जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कि जो भी मेरे पास वैल्यूज होंगी वो इसके बीच वाली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वो आपकी रेंज में फॉल करेंगी, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी यहां पर अटैच हो जाती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड विद इट। जब मैं सिग्मा एक्स बार की वैल्यू का 1 टाइम लेता हूं, यानी कि मेरे पास जो एस्टिमेटर था, ध्यान से समझेगा, एस्टिमेटर की वैल्यू कितनी थी, इट वाज इक्वल टू 95। राइट, एंड जो सिग्मा एक्स बार मैंने यहां पर एज्यूम किया है, दैट मैंने कंसीडर किया है यहां पर 5 की वैल्यू के इक्वल कंसीडर किया है। राइट, तो यहां पर मैं कहता हूं कि अगर सिग्मा एक्स बार की वैल्यू मैं 1 टाइम्स तक प्लस माइनस करता हूं, प्लस माइनस 1 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार वैल्यू करता हूं, तो वी डू कंसीडर कि आपके पास 68.3% की जो वैल्यूज हैं पॉपुलेशन की वो इसी इंटरवल में फॉल करेंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना जरूरी है। अगर आप यहां पर 1 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड एरर कंसीडर करते हो तो आप 68.3% वैल्यूज पाओगे पॉपुलेशन की कि वो इसी रेंज में फॉल करेंगे। अगर मैं यहां पर इसे प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ द सिग्मा एक्स बार कर देता हूं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी इसके साथ अटैच होगी दैट इज 95.5%,
यानी कि 95.5% जो पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं वो इसी रेंज में फॉल करती हैं, करेंगी, ठीक है। तो उसका ये मतलब होगा। एंड इसी तरह से अगर हमें कहा जाए कि 99% कॉन्फिडेंस लिमिट के साथ बताओ, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बताओ कि आपके पास इंटरवल क्या बनता है, तो क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर वे में आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड वी एक्चुअली डू यूज द जेड वैल्यू सो एज टू कैलकुलेट द थिंग्स ओवर हियर, राइट। तो एक चीज को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार लूं तो मेरे पास नई रेंज क्या बनेगी? द न्यू रेंज विल बी इक्वल टू 95 प्लस माइनस 10, यानी कि 85 से लेकर के 105 तक की रेंज बन गई। एंड इसके साथ मैं कह रहा हूं कि 95% ऑफ 95.5% यहां पर प्रोबेबिलिटी अटैच्ड है कि जो 95% 95.5% की वैल्यूज हैं वो इसी रेंज के अंदर फॉल करेंगी जो भी पॉपुलेशन से पिक की जाएंगे, राइट। यही चीज थी यहां पर। अब यहां पर जो 85 शोकेस कर रहे, दैट्स अ लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, इसको हम लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। एंड 105 जो इंडिकेट करे दैट्स अ अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, राइट। अब ये जो वैल्यू होती है, अब पर्टिकुलरली आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का इस्तेमाल करते हो वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर द परसेंटेज वैल्यू, राइट। तो जैसे मुझे जितना परसेंटेज वैल्यू चाहिए होगी उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उतने प्रोबेबिलिटी लेकर के चलूंगा एंड उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको जेड टेबल कहते हैं, उसमें से वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं एंड उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने देखना हो कि 99% कॉन्फिडेंस लिमिट है तो वहां पर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जेड टेबल में से आप निकाल सकते हो एंड फर्दर उस वैल्यू को आप स्टैंडर्ड एरर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इंटरवल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम टाइम पर आपको ये वैल्यू दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जैसे 68.3% प्रोबेबिलिटी के लिए वैल्यू है 1, ठीक है, 95.5 के लिए है 2। तो आपको ये डिफरेंट वैल्यूज जो है वो यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। सो दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी 0.955, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू वो 0 to 1 वेरी करती है एंड ये 0.955 है, यानी कि 95.5% इंटरवल वैल्यू यहाँ पर दी गई है कि आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, राइट, कि 95.5% आपकी वैल्यूज पॉपुलेशन की कवर हो जाएंगी। 68.3 रहती है जब आप वन टाइम ऑफ स्टैंडर्ड एरर का इस्तेमाल करते हो, राइट। सो एज ऑफ द सिंपल एग्जांपल, वैसे तो यहां पर हम अनलिमिटेड पॉपुलेशन की, इनडेफिनिट पॉपुलेशन की बात करें, बट एग्जांपल पर समझने के लिए अगर हम बात करें कि अगर आपके पास 1000 यहां पर टोटल नंबर से पॉपुलेशन में, एंड यहां पर आप वन टाइम ऑफ सिग्मा एक्स बार का इस्तेमाल करते हो, उसका मतलब हुआ कि इसमें से 68.3% यानी कि 683 वैल्यू जो है, जो आप रेंज कैलकुलेट करोगे उसमें फॉल करेंगी। अगर 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स बार का इस्तेमाल करता हूं, यानी कि उसके केस में 95.5% ऑफ द वैल्यूज, यानी कि 955 वैल्यूज जो इंटरवल आप फाइंड आउट करोगे उसमें फॉल करेंगी। दैट्स द मेन थिंग रिलेटेड टू इट। अभी हम बात करने वाले रिलेटेड टू इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द लार्ज सैंपल्स। देखो, अभी हमने बात की थी इनडेफिनिट के बारे में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। अब हम बात करने वाले हैं कि जहां पर पॉपुलेशन साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इनडेफिनिट नहीं है, एंड सैंपल जो है दैट्स एक्चुअली ग्रेटर देन 30, तो उसके केस में भी सीएलटी एप्लीकेबल रहेगी एंड ये वाली जो टर्म है हमारी फिर से वो ट्रू हो जाएगी, दैट विल बी ट्रू ओवर देयर, ठीक है। एंड फर्दर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन रहती है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर हियर। तो सिग्मा को अगर आप कैलकुलेट करें तो वहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन आपका क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू n-1 आपका डिनोमिनेटर में यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर बायसनेस यहां पर शामिल रहती है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉइंट एस्टिमेट की बात कर रहे हो, ठीक है, जब भी पॉइंट एस्टिमेट की बात कर रहे हो या फिर हम बात करें रिलेटेड टू द लार्ज पॉपुलेशन, तो उसके केस में आप स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वहां पर बायसनेस शामिल होती है। तो डिनोमिनेटर में आप n-1 करते हैं, सीएलटी यानी कि सेंट्रल लिमिट जो थ्योरम है वो एप्लीकेबल रहेगी। एंड हमारे पास फाइनाइट पॉपुलेशन भी है, तो फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में आप पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हो, यानी कि कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन। कैपिटल एन जो होता है पॉपुलेशन का साइज होता है, स्मॉल एन सैंपल का साइज होता है। कैपिटल एन माइनस स्मॉल एंड फॉर द कैपिटल एन माइनस 1 ओवर देयर। ये जो टर्म है आपके पास ये पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है। तो आप इस पॉपुलेशन मल्टीप्लायर का जो इस्तेमाल है वो यहां पर करते हो सो एज टू कैलकुलेट द थिंग्स ओवर देयर, राइट। एंड जब आपने इंटरवल एस्टिमेशन करनी होती है प्रपोर्शन की फॉर्म में, तो वहां पर आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बीईडी का इस्तेमाल करते हो। वैसे आपके पास जो म्यू की वैल्यू होती है, यानी कि सैंपल के पॉपुलेशन के मीन की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू एन पी। एंड फॉर द स्टैंडर्ड डिवीजन जो होती है दैट इज इक्वल टू एन पी क्यू। नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास एन है यहाँ पर, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो आपके पास क्यू है, यानी कि पी इज क्यू इज इक्वल टू
1 माइनस पी, ठीक है, यानी कि 1 में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास आ जाएगी। सो म्यू इज इक्वल टू एनपी ओवर देयर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, राइट। लेकिन क्योंकि यहां पर हम लार्ज सैंपल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एन की जो वैल्यू है वो इतनी होनी चाहिए, यानी कि सैंपल का साइज इतना होना चाहिए कि आपके पास एनपी की वैल्यू एंड एन की वैल्यू जो है वो 5 से ज्यादा हो। ये चीज यहां पर होनी जरूरी है। एंड नंबर ऑफ सक्सेसेस को नंबर ऑफ प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करने के लिए आप इसको एनपी को एन से डिवाइड कर देंगे। सो जो टर्म हमारे पास थी दैट इज म्यू इज इक्वल टू था एन पी क्यू, नॉट क्यू, म्यू इज इक्वल टू था एनपी के इक्वल। तो इसको डिवाइड कर देंगे एनपी डिवाइडेड बाय एन, दैट विल बी इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू पी ओवर हियर, राइट। एंड जो म्यू पी बार की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाय एन एंड अंडर रूट ऑफ द सेम, राइट। तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड एरर है इन केस ऑफ द proportion वो भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपका थ्योरेटिकल कंपोनेंट जो है, थ्योरेटिकल पार्ट जो एस्टिमेट्स को लेकर के वो सॉल्व हो चुका होगा। एंड इफ यू वांट द पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हम कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है एस्टिमेट के सॉल्व करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए न्यूमेरिकल लिख करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी हम अपलोड कर दें। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने वीडियो में काफी चीजें सीखी होंगी। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट वी कैन बी रिजॉल्विंग योर क्वेरीज ओवर देयर। So thank you so much and see you again in the next video.